उसी के आगे वाक्य के प्रकार पढ़ने हैं, और वाक्य के प्रकार में आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। तो वाच्य हम लोग शुरू करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो वाच्य है ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये हमारा वाक्य ही है, यानी वाक्य के प्रकार हैं। जो अगर हम वाक्य को देखें या वाक्य का वर्गीकरण करें तो हम 3 आधार पर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं। प्रधानता की दृष्टि से। प्रधानता की दृष्टि से मतलब क्या है कि वाक्य के अंदर कौन सा पद प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है, ये एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण है हमारा रचना की दृष्टि से, यानी वाक्य बना किस तरीके से है, वो किस शैली पे बना हुआ है, ये रचना की दृष्टि से हमारा वाक्य होता है। और तीसरा हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार देखते हैं या उसका वर्गीकरण करते हैं कि वाक्य का अर्थ जो निकलता है, वाक्य का जो भाव निकल के आता है, उसके आधार पर हम वाक्य को बांटते हैं। तो 3 आधार हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। आज हम लोगों को जानना है वाच्य। तो सबसे पहले हम वाच्य लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए, प्रधानता के आधार पर वाच्य क्या है। कल इसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा करेक्शन कराया था, एक बार फिर से कर ही लीजिए। परिभाषा में आपको ये क्रिया हटा के यहाँ लिखना है वाक्य। वाक्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव, भाव का मतलब यहाँ पे क्रिया से है, कौन सा प्रमुख है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी अगर हम देखें तो दूसरे शब्दों में वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा क्रिया प्रधान है। यानी भाव प्रधान का मतलब यहाँ पर अथवा क्रिया प्रधान है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, तो प्रधानता के आधार पर वाक्य हो गए हमारे 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या है, अगर आप ऐसे समझो इसको नॉर्मल इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि कर्तृवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य मतलब जिसमें क्रिया प्रधान हो। तो आराम से अगर देखा जाए तो सिंपल तरीके से आप इसको ये कह सकते हो कि कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान है और भाववाच्य जिसमें क्रिया प्रधान है। सीधा सिंपल सा इतना हमारा वाच्य होता है। और अगर हम इसको समझें, यानी इसकी ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक में भी हमारा सीधा सिंपल सा कैसे आ जाता है, ध्यान रखना। आराम से आप पता कर सकते हो, पर ये लिखना अभी बाद में, जब मैं एक बार समझाने के बाद आपको समझाऊंगी फिर से, तब लिख लेना। कर्तृवाच्य की पहचान सिर्फ इतनी है कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह पहचानना है आपको। कर्ता के साथ यदि ने कारक चिन्ह आया है या शून्य कारक चिन्ह आया है, ठीक है, किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह है और या शून्य कारक चिन्ह है, तो वो वाक्य आपका कर्तृवाच्य होता है, ठीक। दूसरा, कर्मवाच्य में किसी भी कर्ता के साथ यदि के द्वारा किसी भी कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह, के द्वारा, या फिर कर्ता लोप हो, या तो फिर कर्ता लोप हो, यानी वहां हो ही ना कर्ता, तो वो हमारे वाक्य क्या होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं। और भाववाच्य में किसी भी कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आपको दिखाई देता है, वही हमारा भाववाच्य होता है। और ये हमारे 90% नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी इनमें आपको नहीं का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। बस इतना सा है भाववाच्य, सिर्फ इतना सा। अब ये कैसे इतना, ये एक शॉर्ट ट्रिक आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। किसी भी वाक्य के साथ या किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह होता है, तो वो वाक्य आपका कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा का कारक चिन्ह अगर मिले कर्ता के साथ, या फिर कर्ता वाक्य में हो ही ना, मतलब वाक्य में कर्ता गायब हो,
वो वाच्य यानी वो वाक्य हमारे कर्म वाच्य होते हैं, और भाववाच्य में कर्ता के साथ हमें से कारक चिन्ह दिखाई देता है। और ये वाक्यों की प्रकृति यानी इन वाक्यों की प्रकृति 90% केस में नकारात्मक होती है, तो ये हमारा भाववाच्य कहलाता है। अब इनका उदाहरण देख के एक एक करके इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके समझते हैं। ठीक, चलिए तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य की, कि कर्तृवाच्य हमारा क्या है। सीधी सिंपल सी बात है, कर्तृवाच्य मतलब कर्तावाच्य। ठीक, यानी इसमें क्या है, हमारा कर्ता प्रधान होगा। अब कह रहा है कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहता है। यानी इस तरह के वाक्यों में कर्म हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता है। यदि कर्म है भी तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो गौण ही होता है। यानी महत्वपूर्ण क्या है, कर्ता महत्वपूर्ण है। तो वैसे हमारे जो वाक्य होते हैं वो कर्तृवाच्य कहलाते हैं। ये वाच्य, इन वाच्यों की जो क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 पंक्तियां आपकी दी हुई हैं, यहाँ पे जो जानकारी आपको मिली, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाता है, आपसे पूछ सकता है कि कर्तृवाच्य जो है हमारा वो उसकी क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है या अकर्मक होती है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, इस तरह का वाक्य पूछ सकता है या कोई प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें करना है, मतलब सही से आपको याद रखना है, बताना है। अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग करिए, कुछ उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि कारक चिन्ह ने या शून्य का प्रयोग, ठीक है, उस शॉर्ट ट्रिक को कैसे हमें दिमाग में रखना है वो ध्यान रखना है। यानी कर्तृवाच्य में मैंने जो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि इस वाच्य में या इस प्रकार के वाक्यों में ने कारक चिन्ह और शून्य कारक चिन्ह पाया जाता है, तो वो कैसे। तो वाक्य प्रयोग करिए, लिखिए, यहाँ पर एक वाक्य लिखिए। वाक्य में आपको लिखना है, उदाहरण लिखो, अजय सोता है। वाक्य लिखना है एक, पहला वाक्य, अजय सोता है। दूसरा वाक्य लिखिए, मोहन खेलता है। मोहन खेलता है। तीसरा वाक्य लिखना है आपको, दीपक ने किताब पढ़ी। चौथा वाक्य लिखिए, पिताजी ने आज बड़े भाई को पीटा। पिताजी ने आज मेरे बड़े भाई को पीटा। ठीक है, मेरे बड़े भाई को पीटा, इस तरह से आप इसे लिखिए। वाक्य प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको देखना है शून्य कारक चिन्ह कैसे और ने कारक चिन्ह कैसे। वाक्य सिंपल है, सीधा है। अजय सोता है, वाक्य में काम को करने वाला ही प्रधान है, यानी सोने का काम अजय कर रहा है, तो अजय ही मुख्य है। तो अजय यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के साथ यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो इसमें शून्य कारक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, कर्ता इसका प्रधान है। दूसरा वाक्य है, मोहन खेलता है। खेलने का काम मोहन कर रहा है, मोहन ही प्रधान है, मोहन ही सर्वोपरि है, और यहाँ कोई कारक चिन्ह भी नहीं आया है, तो इस तरह से आप इसे पहचान कर सकते हैं। ठीक, तीसरा वाक्य देखें, दीपक ने किताब पढ़ी।
तो किताब पढ़ी गई ये वाली चीज कोई यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये पढ़ी किसने है, ये दीपक ने पढ़ी है, यानी किताब पढ़ने का काम किसने किया है, दीपक ने। तो दीपक ने, अब कारक चिन्ह भी आपका यहाँ पर ने आया है, तो यहाँ पर भी हमारा कर्तृवाच्य है। और नंबर 4 में पिताजी ने आज मेरे बड़े भाई को पीटा, तो यहाँ पर जो पीटने का काम किया है महत्वपूर्ण जो है कर्ता है, यानी पीटने का काम पिताजी ने किया, तो आज के हीरो तो पिताजी हैं। तो यहाँ पर पिताजी मुख्य हो गया, या हम कह सकते हैं ये कर्ता मुख्य हो गया, और कारक चिन्ह ने आया ही है। तो हम ये कह सकते हैं, ये हमारे सामने एक पहचान निकल के आती है कि वाक्य में कर्ता के साथ या ही तो कारक चिन्ह ने हो या कारक चिन्ह कोई भी ना हो, यानी शून्य कारक चिन्ह हो। तो ऐसे वाक्य हमारे सदैव जो होंगे वो किसके होंगे, वो कर्तृवाच्य के होंगे। सीधा सिंपल बिल्कुल। अब यहाँ पे क्रिया की बात करें, सकर्मक और अकर्मक की, तो पहले 2 वाक्य में जो हमारी क्रिया है वो अकर्मक है, यानी सोता है खेलता है, दोनों ही जो क्रिया है हमारी वो अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं आया। और नीचे दीपक ने किताब पढ़ी इसमें सकर्मक क्रिया है, और पिताजी ने भाई को पीटा, तो पीटा भी किसको, भाई को, कर्म लिया है इसमें भी। तो ये हमारी यहाँ पर क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, यानी इसमें दोनों में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया हो सकती हैं, ये यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि ठीक है, ये जो हमारा कर्तृवाच्य है ये हमारा ये होगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अब आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हमारा क्या कहता है, तो कर्मवाच्य कहता है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, यानी कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता या तो लोप हो जाता है या फिर गौण हो जाता है। गौण का मतलब कम महत्वपूर्ण, और लोप होने का मतलब गायब, यानी वाक्य में आपको कर्ता ही नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वाक्य की जो क्रिया है वो हमेशा सकर्मक होती है। ध्यान रखिएगा, इस वाक्य में यानी जो कर्म वाच्य आपका होता है इसकी क्रिया सदैव सकर्मक होगी, क्योंकि जब सकर्मक होगी तभी तो कर्म आएगा, और कर्म आएगा तो ही तो वो कर्म प्रधान होगा। तो ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो क्रिया है वो सदैव सकर्मक होती है, किसकी, जो हमारा कर्मवाच्य है उसकी। चलिए इसमें कुछ उदाहरण लिखते हैं और उदाहरण लिख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाती हूँ, कई सारे हम उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखिए इसमें, या मैं इसे यहाँ पे रहने देती हूँ, नोट पे लिखती हूँ, आप लोग इसमें नीचे लिखिएगा। जैसे उदाहरण में हमने एक वाक्य लिखा, हम पहला वाक्य लिखते हैं, पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। दूसरा वाक्य लिखिए, सड़क बन रही है। सड़क बन रही है, या बन रही थी भी कर सकते हो, आप इसे भूतकाल में भी रख सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तीसरा वाक्य लिखो, किसान के द्वारा खेत जोता गया। चौथा वाक्य लिखिए, माताजी के द्वारा आम खाया गया। पांचवा वाक्य लिख लीजिए, अजय के द्वारा पत्र
पढ़ा जा रहा है। ठीक, हमने कई सारे वाक्य यहाँ पर लिख लिए। अब उतार लीजिए जल्दी से। तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर जो उदाहरण लिए हैं, 5 उदाहरण हमारे सामने, अब इनको समझते हैं। यहाँ हमने लिया पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही थी, किसान के द्वारा खेत जोता गया, माताजी के द्वारा आम खाया गया, अजय के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे हमने दोनों तरह के वाक्य लिए हैं, जिनमें हमारा कर्ता लोप है वो भी, और जिनमें हमारा कर्ता गौण है वो भी। अब कैसे इसमें हमारा कर्म प्रधान है वो हम यहाँ देखते हैं, और कैसे ये हमारे कर्म वाच्य है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे पहले वाक्य की, तो पहला वाक्य हमारा कह रहा है कि पतंग उड़ रही है। तो देखो, इसको पहचानने का आपको तरीका क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि पतंग उड़ रही है, तो क्या पतंग अपने आप उड़ रही है या पतंग को कोई उड़ा रहा है, यानी इस वाक्य में कर्ता का लोप है। आप कहेंगे कि मैम हमें तो यहाँ पे उड़ने का काम हो रहा है और पतंग उड़ रही है, तो पतंग अपने आप भी तो उड़ सकती है, तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि कर्ता लोप है। तो आप इस तरह की चीजों की पहचान ऐसे करेंगे कि पतंग कोई सजीव तो नहीं है, पतंग क्या है, निर्जीव है। तो जब कोई निर्जीव चीज आपको दिखे कि वो निर्जीव चीज काम कर रही है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उसमें कर्ता जो है वो लोप है। ठीक है, तो यहाँ पे पतंग उड़ रही है, पतंग अपने आप नहीं उड़ रही, पतंग को कोई उड़ा रहा है, या तो कोई डोर से पकड़ के उड़ा रहा है या तो फिर हवा उड़ा रही है। तो यहाँ पर यानी हम देखेंगे कि या तो हवा उड़ाने वाली या डोर से कोई उड़ाने वाला, वो यहाँ पर लोप है, यानी यहाँ गायब है। तो कर्ता यहाँ गायब है, तो यहाँ पर जो प्रधानता है वो किसकी है, पतंग की है, यानी कर्म की है। तो कर्म की प्रधानता, तो कर्म वाच्य। दूसरा तरीका इनको पहचानने का आप ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर आपको ना समझ में आए कि पतंग यहाँ कर्म है, तो आप क्रिया के साथ प्रश्न करिए, क्या उड़ रही है, आपको आंसर मिलेगा, इसका उत्तर मिल जाएगा कि पतंग उड़ रही है। तो क्या उड़ रही से अगर पतंग उत्तर मिलता है तो मतलब कि पतंग यहाँ कर्म है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से सड़क बन रही थी, तो यहाँ पर सड़क बन रही थी, क्या सड़क अपने आप बन रही थी, नहीं, सड़क अपने आप तो नहीं बनेगी। तो फिर सड़क को या तो मजदूर बना रहे होंगे, या तो सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा होगा, या ठेकेदार के द्वारा बनवाया जा रहा होगा, यानी कर्ता तो कोई और है, काम को करवाने वाला कोई और है। तो यहाँ पर काम अपने आप नहीं हो रहा, तो जब काम अपने आप नहीं हो रहा यानी कर्ता का लोप है यहाँ पर। तो कर्ता लोप यानी, तो सड़क क्या बन रही थी, सड़क बन रही थी, तो सड़क यहाँ पर क्या है, कर्म है। ठीक है, यहाँ पर पतंग क्या है, कर्म है। तो कर्म है, तो इसमें प्रधानता किसकी है, कर्म की, कर्म की प्रधानता है, तो ये हमारा क्या होगा, कर्म वाच्य होगा। उसी तरह से बात करें हम यहाँ पर अब तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे आया है कि किसान के द्वारा खेत जोता गया। तो यहाँ पर जो विशेषता दिखाई जा रही है, यानी जो फोकस किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि भाई खेत जो है ना वो जोता गया, यानी जो फोकस है वो खेत को दिया जा रहा है। तो फोकस यानी प्रधानता किसको दी जा रही है, खेत को, और खेत क्या है यहाँ पर, कर्म। तो किसान के द्वारा, और जो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कर्म वाच्य आपका वो होगा जिसमें कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह लगा होगा। तो देखो, किसान यहाँ पर कर्ता और इसके तुरंत बाद के द्वारा कारक चिन्ह लगाया, आप इसको देखते ही पहचान जाओगे कि ये कर्म वाच्य है। ऐसे ही माता जी के द्वारा आम खाया गया, तो जो प्रधानता है वो ये है, यानी फोकस जो किया गया है कि आम खाया गया है, यानी जो प्रधानता है या दबाव जो है, फोकस जो है, प्रकाश जो डाला जा रहा है वो आम के ऊपर डाला जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा कर्म, ये हमारा कर्म, तो ये कर्म वाच्य यानी फोकस। अब के द्वारा आ गया, इससे पहचान हो जाएगी। इसी तरह से अजय के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, यानी पत्र को ही फोकस किया गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चलता है। आप अगर इसके भाव से समझ जाएं कि इस पे फोकस किस चीज पे किया जा रहा है तो अच्छी बात, अगर भाव से ना समझ पाए तो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, यानी कर्ता के साथ
यदि के द्वारा दिया गया है तो वो वाक्य हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, वो वाक्य हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। तो चलिए फिर ये बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे भाववाच्य की। देखो, भाववाच्य हमारा क्या होगा, ये क्या कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी इसमें कर्ता प्रधान न होकर क्या प्रधान होता है, क्रिया प्रधान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है आगे कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया, ये हमेशा को काट दो, यहां पे लिखना है प्राय। क्या लिखना है, प्राय। इस प्राय का मतलब होता है 90%, और 10% में कभी कभी हमारी सकर्मक भी होती है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर लिख दो प्राय। ठीक है, प्राय लिख दिया। तो भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और इसको भी काट देना, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और ये वाच्य प्राय नकारात्मक होते हैं। यानी आपको अक्सर जो यहाँ पर वाक्य देखने को मिलेंगे वो नकारात्मक देखने को मिलेंगे। तो हम इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं और लिखिए उदाहरण, और फिर उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उदाहरण लिखिए। हमने एक वाक्य लिया, रोगी से चला नहीं जाता। रोगी से चला नहीं जाता। दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरा वाक्य, मुझसे तुम्हारा काम किया नहीं जाता। तीसरा वाक्य लिखिए। लिखिए, रवि से दिल्ली जाया नहीं जाता। जाया नहीं जाता या जाएगा, ऐसे आप कोई भी क्रिया चेंज कर सकते हो। अभी इसको मैं समझाती हूँ, पहले लिखिए वाक्य और लिखो। एक और वाक्य लिख लो। तुमसे ये पत्र आज तक पढ़ा नहीं गया। तुमसे आज तक ये पत्र पढ़ा नहीं गया। वाक्य लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको समझाती हूं कि क्या इसमें, कैसे इसको हमें समझना है भाववाच्य जो हमारा है। हमने यहां पर 4 वाक्य लिए। देखो, मैंने आपको ट्रिक में बताया कि भाववाच्य जो आपका है उसमें कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आपको प्रयोग में आता हुआ दिखाई देगा। और आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने कारक चिन्ह पढ़ा था तो कारक चिन्ह में मैंने आपको कर्ता के सामने, जैसे कर्ता का कारक चिन्ह जब हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ने, और ने के आगे हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ था के द्वारा, और से लिखा हुआ था ब्रैकेट बंद। और आपको याद होगा कि उस कारक चिन्ह में जब हमने कर्ता कारक चिन्ह जब पढ़ा था तो उसकी परिभाषा में भी नीचे हमने ये बात लिखी हुई थी कि के द्वारा और से का प्रयोग वाच्य में होता है,
याद आया? अगर याद नहीं आया तो अपनी नोटबुक आप उठा के देखिएगा, खोल के देखिएगा, वहां पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो यानी वो चाबी, यानी जो मैं अब यहाँ पे बता रही हूँ, वो चाबी आपको वहां पर दी गई थी जब हम कारक चिन्ह पढ़ रहे थे। तो आज हमें वो चीज समझ में आएगी कि वो हमने ऐसा क्यों लिखा था। तो देखिए यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, जब मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी कि कर्ता, जैसे ही आपको कर्ता दिखे, कर्ता के तुरंत बाद अगर आपको कारक चिन्ह से नजर आता है, कर्ता के तुरंत बाद कैसे पहचानेंगे कर्ता को? यानी चलने का काम कौन करता है? रोगी कर रहा है ना, तो यानी वाक्य का कर्ता हो गया रोगी। रोगी के तुरंत बाद से कारक चिन्ह आया, आंख बंद करके भाववाच्य लिख दीजिए, आगे पीछे कुछ भी मत देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए कि भाव इसका कैसे कैसे इसमें क्रिया प्रधान है। तो हम कह रहे हैं कि रोगी से चला नहीं जाता, क्रिया क्या है? ये चलना, यानी ये जो चला है ना, ये क्रिया है जो प्रधान है। ये बताया जा रहा है कि जो रोगी से उसमें फोकस किया जा रहा है कि चला नहीं जाता, मतलब चलने में प्रॉब्लम है। तो फोकस किस पे है? प्रधानता किस पे है? वो चलना पे है। ठीक है, तो ये हमारा, और ध्यान रखिएगा जो जो क्रिया हमारी प्रधान होती है ना, जिस पे फोकस दिया, उसके जस्ट बाद ही नहीं शब्द लगा हुआ होता है अक्सर। ये मैं आपको पहचान बता रही हूँ। दूसरा हम देखते हैं, हमने कहा यहाँ पर मुझसे तुम्हारा काम किया नहीं जाता। अब आप इसके वाक्य के भाव से इस बात को समझ चुके होंगे कि इसमें जो प्रधानता है वो करने की है। करने की मतलब ये जो दिया है ना, किया, मतलब करना नहीं है, मुझे मन नहीं है ना। तो यहाँ पे फोकस जो है वो इस पर है, और ये क्या है? एक क्रिया है। तो यहाँ पे कहा गया कि मुझसे तुम्हारा काम किया नहीं जाता। तो ये काम, जो करने का काम कौन करेगा? मैं करूंगा। तो मैं क्या है? वाक्य का कर्ता है, और कर्ता के तुरंत बाद यहाँ पे क्या है? से कारक चिन्ह है। तो ये पहचान दिख रही है आपको। तीसरे वाक्य में अगर देखें, रवि से दिल्ली जाया नहीं जाता, यानी उसका जो दिल्ली जाने का जो है ना, वो जाना ही नहीं चाहता होगा, इसीलिए उस पर जोर दिया गया है। तो फोकस किस पे किया गया है? जाया, यानी वो जाना नहीं चाहता होगा, इसलिए। तो क्रिया पर फोकस है, और फोकस जिस पर है वही तो हम वाच्य मान रहे हैं इसमें। फिर हम दूसरी पहचान देख सकते हैं कि कर्ता के साथ से कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है इस वाक्य में। वाक्य में यहाँ पर नहीं भी आया है। ठीक, तो सारी इसमें आपको चीजें मिल रही हैं। ऐसे ही तुमसे ये पत्र आज तक पढ़ा नहीं गया, फोकस किस चीज पे है? पढ़ना पर। यानी पत्र रख रखा है भाई, किसी ने पत्र दिया होगा, इसको पूरा मिलाइएगा, तुमसे एक साथ आएगा। यानी किसी ने पत्र दिया होगा तुमको, और तुमने ये सोचा कि शायद इसमें इनकार की बात आ गई, तो पहले से ही पता चल गया कि इसमें इनकार किया गया है, तो आपने उसे उठा के पढ़ा ही नहीं वाली चीज है ना। तो फोकस किस चीज पे है? पढ़ना पे। क्रिया है वो, तो क्रिया पे फोकस, क्रिया पे फोकस, तो भाववाच्य। और भाववाच्य हमारा क्या होता है? जिसमें क्रिया प्रधान। तो यहाँ पर क्रिया प्रधान। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये हमारा किस तरह से ये वाक्य बनेंगे, इनमें फोकस किस चीज पर होता है। यानी क्रिया पर फोकस रहेगा, वो भाववाच्य कहलाएगा। और जैसे ही क्रिया पे फोकस आएगा, तुरंत उस वाक्य के कर्ता के साथ से कारक चिन्ह अपने आप लग जाता है, अपने आप। और यही इसकी पहचान है। ये आप लोगों ने उतार लिया। अब हम चलते हैं उस शॉर्ट ट्रिक की तरह, ये मिटा दूं। तो यहां पर अब ये समझ लीजिए, जो पहले मैंने आपको बताई कि आपने वाच्य को 3 भागों में जो बांटा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनमें आपको इन तीनों की पहचान आपको एक ही चीज से करनी है। किससे? कर्ता से। किससे करनी है? कर्ता से। जब कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह और शून्य कारक चिन्ह दिया होगा, तो समझ जाइएगा कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा या लोप, ठीक है,
या तो कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह दिया हो या तो फिर कर्ता लोप हो, तो वो आपका क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और जैसे ही भाववाच्य, तो इसमें देखना है कि कर्ता जैसे ही आपका आए तो कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आपको दिखाई देगा, तो वो आपका भाववाच्य होगा। बस ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक, इतनी छोटी सी, एकदम सिंपल। इसको आप समझ लीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये इतनी सी बात है, जो आपका वाच्य है वो इतना सा ही है, बहुत छोटा सा, एकदम सिंपल। ये तो देखो मैंने समझाया है, इतना लंबा चौड़ा ही कर दिया, नहीं तो ये 5 मिनट का टॉपिक है। अब आप लोगों को क्या करना है वो समझिए। ये शॉर्ट ट्रिक आप उतार लीजिएगा। आपको ये करना है कि यहाँ पर वाच्य परिवर्तन दिया है, आपको कर्तृवाच्य दिया है, उसका कर्मवाच्य बनाना है, और फिर कर्तृवाच्य दिया है, उसका भाववाच्य बनाना है। तो ये जो नीचे यहाँ पे 5-6 जो आपको वाक्य दिए हैं, ये आपको बनाने हैं। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, ये आप बना के और इनको करके देखिए कि कैसे आप बदलेंगे। अब ये क्यों बनाना सिखा रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। एमपीएसआई जिन्होंने दिया होगा या उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो वो छात्र जानते होंगे कि वाक्य परिवर्तन उनसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और जिन छात्रों का सब्जेक्टिव यानी जो जुडिशरी या यूपीएससी या और भी सब्जेक्टिव के जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम देने वाले होंगे, तो उन्होंने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो उनको भी पता होगा कि वाक्य देकर वाक्य परिवर्तन दिया जाता है। तो ये वाक्य परिवर्तन जल्दी सीखना है आपको, कैसे किया, और फटाफट से बताइए, हम करेंगे यहाँ पर साथ में। चलो देखो, सबसे पहला मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट देती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, करते रहिए इसमें। जैसे पहला वाक्य है हमारा, सविता ने नृत्य किया। तो देखो यहाँ पर सविता ने नृत्य किया, यहाँ पर ने कारक चिन्ह आया है, तो हमें यह पता है कि ये कर्तव्यवाच्य तो है ही। अब वाक्य परिवर्तन में आपको एक बात याद रखनी है कि वाक्य परिवर्तन में कभी भी जो आपकी क्रिया है इसका काल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, काल चेंज नहीं होना चाहिए। वो जिस काल का वाक्य है उसे उसी काल में बनाना होगा, पहली बात। दूसरी चीज, जो वाक्य आपका दिया गया है इस वाक्य का भाव चेंज ना हो जाए। भाव चेंज का मतलब कि अगर सकारात्मक है तो कहीं नकारात्मक ना हो जाए, अगर कहीं नकारात्मक है तो कहीं सकारात्मक ना हो जाए, कहीं प्रश्नवाचक ना हो जाए। तो परिवर्तन करते समय ये बात याद रखनी है। तो ये दो मुख्य बिंदु होते हैं वाक्य परिवर्तन के लिए। तो अब बताइए मुझे कि क्या हो सकता है इसका। तो आप लोगों ने बनाया होगा कि सविता के द्वारा, क्योंकि आपको कर्मवाच्य बनाना है, यहाँ आपका कर्ता है ही, साथ में कर्म भी है यहाँ पर, नृत्य, ठीक है। तो यहाँ कर्म भी आया, तो आप आराम से कह सकते हो कि सविता के द्वारा, आपको के द्वारा लगाना है, सविता के द्वारा नृत्य किया गया। बस इसमें ये और जोड़ना होगा, किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो कारक चिन्ह है ये ले रहा है इसको। सविता के द्वारा नृत्य किया, अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो भाव अधूरा रह जाएगा। तो सविता के द्वारा नृत्य किया गया, इस तरह से आपको लिखना है, पूरा कर लेना, ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, मोहन कल किताब पढ़ रहा था। देखो बहुत बारीकी से आपको चीजों को समझना है। मोहन कल किताब पढ़ रहा था, अब इस वाक्य को आपको किस में बनाना है, कर्म वाच्य में बनाना है। तो क्या है आपके पास, क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, और कर्ता है तो हम कर्ता के साथ के द्वारा लगा देंगे। तो मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा कल किताब। अब यहाँ पे जो है ना, इसको आपको बिल्कुल सही रखना है। तो जब मोहन के साथ कारक चिन्ह लग गया तो अब जो हमारी क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो जाएगी। अब ये कैसे चक्कर, तो ये वाला चक्कर आपको समझ में आएगा 2 दिन की क्लास के बाद, जब हम वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे।
अभी थोड़ा सा समझाती हूँ कि जब भी कभी हमारा कर्ता के साथ कारक चिन्ह लग जाता है तो हमारी जो क्रिया का लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार हो जाता है। तो कर्म है यहाँ पर हमारा, जैसे हमने लिख दिया कि मोहन के द्वारा कल किताब, तो कर्म क्या है हमारा यहाँ पर? किताब। और किताब स्त्रीलिंग होती है, तो स्त्रीलिंग होती है तो क्रिया हमारी स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगी कि कल मोहन के द्वारा किताब पढ़ी। अब इसको बिल्कुल उसी में रखना है, तो रहा था लिखा है तो रही, पढ़ी, जा रही थी, बिल्कुल ऐसे रखना है हमको। अब एक आध सहायक क्रिया और हमें लगानी पड़े तो वो हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोहन के द्वारा कल किताब पढ़ी जा रही थी, इस तरह से हमें यहाँ पे पता चल जाता है, वाक्य बन जाएगा हमारा। ठीक, तो चेक भी करते रहना साथ में। अब बताइए, देखो मैं जो आपको इतना स्लो बता रही हूँ, अब तक आप लोगों ने सारे बना के देख लिए होंगे, अब चेक कर लेना। अब बात करेंगे तीसरे वाक्य की। तीसरा वाक्य आपका कह रहा है कि बच्चे शोर मचाएंगे। आपको फोकस किस पे रखना है? क्रिया पे। क्यों? क्योंकि क्रिया का काल चेंज नहीं होना चाहिए। मचाएंगे ये क्या है? भविष्य की बात कर रहा है, तो अब हमें ये ध्यान में रख के बनाना होगा। बच्चे दिया है, कर्म है, तो कर्म आ गया तो इसके साथ के द्वारा लगाना पड़ेगा। फिर सॉरी कर्म नहीं, कर्ता आ गया तो हमारा कर्ता है बच्चे, बच्चे करता है तो कर्ता के साथ हमें क्या लगाना है? के द्वारा। और के द्वारा लगा के बनाओ कि बच्चों के द्वारा। अब ये यहाँ पे बच्चे जो है किस में बदल जाएगा? बच्चों में बदलेगा। क्यों बदला भाई? तो आप लोगों ने ये पढ़ा ही है जब हमने वचन पढ़ा था कि जब हमारे जैसे शब्द है हमारा बच्चा यानी आकारांत है, तो आपको पता है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं किसके साथ? कारक चिन्ह के साथ, तो वो बहुवचन किस में बनता है? ओ में बनता है। इसीलिए बच्चे का बच्चों हो गया। बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। ठीक है, मचाया जाएगा। कब रहनी चाहिए क्रिया? भविष्य काल की होनी चाहिए क्रिया। तो ये बात समझ में आ गई ना? तो क्या होगा ये वाक्य? बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, ये भविष्य की बात होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4। नंबर 4 पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं। यहां कह रहा है कि रामू नहीं दौड़ता है। तो रामू नहीं दौड़ता है, हमने ये बात कही, तो अब हम इसको चेंज करके बना रहे हैं भाववाच्य में। तो हम कह सकते हैं कि रामू से, क्योंकि आपको पता है ये हमारा कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लगा के और तब बनाने की कोशिश करो। तो आप करेंगे रामू से दौड़ा नहीं जाता है। ध्यान रखना इस दौड़ से पहले, मतलब ये जो दौड़ है ये नहीं से पहले आ जाएगा। तो रामू से आप क्या लिखेंगे? रामू से दौड़ा नहीं जाता है। और कैसे इसकी क्रिया को मेंटेन करेंगे? तो ता है, ती है, ते हैं, तो यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं। आपको इस तरह से जब भी आपको लगे कि मैम हमको ना काल में प्रॉब्लम होती है, हमसे ना काल बदल जाता है, तो आपको वो ट्रिक अपनानी है जो हमने काल में पढ़ी थी। हमने काल में क्या पढ़ा था? हमने काल में पढ़ा था कि जो ता है, ती है, ते हैं ऐसे होते हैं, तो हम किस में रखते हैं? सामान्य वर्तमान काल में रखते हैं। तो ये जो हमने पहचान पढ़ी थी उनसे आप वाक्य को सेम टू सेम बना लो। ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पर वाक्य दिया है पार्वती नहीं हंसती थी। तो अब सीधा सिंपल बन जाएगा कि पार्वती, अब पार्वती कर्ता हो गई, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लगाओ, पार्वती से। अब पार्वती से क्या नहीं होता था? क्रिया प्रदान करनी है आपको, तो पार्वती से हंसा नहीं जाता था। अब इसको था करेंगे, है नहीं कर सकते, क्यों? ती थी, तो ती थी, तो इसका क्रिया, क्योंकि यहाँ पे हंसना जो है वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, तो यहाँ पर जाता था तो ता था, हम उसी में रखेंगे क्रिया को। ठीक, समझ में आई बात? आगे बढ़े। नंबर 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है?
मोहन नहीं सोएगा। फिर ध्यान देना, सोएगा किसकी बात कर रहे हैं? भविष्य की बात कर रहे हैं। तो यहां हम ध्यान रखेंगे कि मोहन से सोया नहीं जाएगा। मोहन से सोया नहीं जाएगा, क्योंकि हमें किस में बनानी है? हमको तो उसे भविष्य में बना के रखना है। तो क्रिया भी हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, और हमें कर्ता के साथ यहाँ पर से का भी प्रयोग करना है इसे बनाते समय, और हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस तरह से हमारा वाक्य परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया सब लोगों ने। तो ये था हमारा वाच्य, और वाच्य हमारा इतना ही आराम से आप लोग कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पर फोकस मतलब सिर्फ इतना ही करेंगे, और इसके आगे जो है वो हमारा हम कल करेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे रचना की दृष्टि से वर्गीकरण और अर्थ की दृष्टि से। कल मतलब कल की क्लास से मेरा मतलब है नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, जब भी इसमें दोनों पूरे हो जाएंगे हमारे, रचना के दृष्टिकोण से भी और अर्थ के दृष्टिकोण से भी। देखो कुछ नहीं है, आप अगर चीजों को जैसे शब्दों को आप पढ़ते हैं तो उसी में अर्थ लिखा होता है। शब्द है आपका वाक्य और दूसरा शब्द है आपका वाक्यांश। अब इसका अर्थ आपको जानना है तो आप ये देख सकते हैं कि वाक्यांश शब्द जो है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक्य प्लस अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो यानी आपको वाक्यांश का अर्थ क्या समझ में आता है कि वाक्य का हिस्सा या वाक्य का भाव। तो वाक्यांश क्या है? वाक्यांश किसी वाक्य का एक भाग है, एक हिस्सा है, यानी एक टुकड़ा है। तो आप इस बात से मतलब समझ सकते हैं कि जब ये किसी वाक्य का टुकड़ा कहा जा रहा है तो हमारे जो उपवाक्य होते हैं वो भी तो वाक्य का टुकड़ा ही होता है ना एक तरह से। तो वाक्यांश का मतलब होता है उपवाक्य। कभी कभी हम वाक्यांश को मतलब उपवाक्य ना कहकर या आश्रित वाक्य ना कहकर वाक्यांश भी कह देते हैं। वाक्यांश का मतलब होता है एक हिस्सा, एक टुकड़ा। ठीक है, वाक्य का एक टुकड़ा, वाक्य का एक भाग। और वाक्य अपने आप में एक पूर्ण भाव देने वाला वाक्य होता है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। ठीक, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।